लोगों ने पिछली क्लास में खत्म किया था मानक इलेक्ट्रोड विभव, उसके सारे जितने भी आंकिक प्रश्न आ सकते हैं पेपर में, उससे रिलेटेड हमने सभी क्वेश्चन बता दिए। स्याही दे दीजिए थोड़ा सा, हमको नहीं है उसमें, हमने सारा कुछ बता पढ़ा दिया था। ठीक है, तो अब बारी है फैराडे का वैद्युत अपघटन नियम या फैराडे का नियम। फैराडे का नियम या इसी को कहेंगे फैराडे का वैद्युत अपघटन नियम। क्या है फैराडे का वैद्युत अपघटन नियम? चलो जानते हैं जी। पहले हमें एक बात जाननी होगी कि वैद्युत अपघट्य पदार्थ किसे कहते हैं। अपघट्य पदार्थ किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट का मतलब, वैद्युत अपघट्य पदार्थ का मतलब ऐसा पदार्थ, देखो नाम से स्पष्ट है, वैद्युत मतलब विद्युत में, अपघट्य मतलब टूट जाने वाला, ऐसा पदार्थ जिसे जल या जल जैसे किसी विलायक में घोले और वह दो विपरीत आयनों में टूट जाए, प्लस और माइनस में। सिंपल सी बात है जी, उसी पदार्थ को हम वैद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं। अगर कहीं भी लिखा हुआ मिले, हालांकि लिखवा देते हैं, कई जगह खाली बची हुई है कोने किनारे, अगर इस हेडिंग डालने से पहले ऊपर, तो अगर हेडिंग डालने से ऊपर थोड़ी मोड़ी जगह बची तो लिख लो, ये हेडिंग लिखवा देते हैं, परिभाषा इसकी याद रहेगी। हालांकि ये परिभाषा 9वीं क्लास से जानते पढ़ते आ रहे हो। अगर जगह बची है थोड़ी बहुत ऊपर नीचे तो लिख लो, कहीं वैद्युत अपघट्य पदार्थ हेडिंग डालो, लिखवा दे। तो क्या भरोसा तुम लोगों का, 2 लाइन की परिभाषा लिख लो, वैद्युत अपघट्य पदार्थ। ये फैराडे का नियम हेडिंग डाले हो ना, इसके जस्ट ऊपर, ये नहीं कि नीचे उसके नीचे लिख दे, जस्ट उसके ऊपर कहीं पर भी लिख लो जहां पर जगह बची हो। 2 लाइन की है, अरे ऊपर लिखो ना बच्चा, जो जगह, हाँ उसी पर लिखो, वो किस दिन आपके काम आएगा। बोला जाए वैद्युत अपघट्य पदार्थ, देखो वे पदार्थ जिन्हें जल या जल जैसे, वे पदार्थ जिन्हें जल या जल जैसे, जिन्हें जल या जल जैसे किसी विलायक में घोलने पर, वे पदार्थ जिन्हें जल या जल जैसे किसी विलायक में घोलने पर वह दो विपरीत आयनों कोष्टक में प्लस कमा माइनस, कोष्टक में प्लस कमा माइनस में टूट जाते हैं, वैद्युत अपघट्य पदार्थ कहलाते हैं। वैद्युत अपघट्य पदार्थ कहलाते हैं वे पदार्थ जो जल या जल जैसे किसी विलायक में घोलने पर वो दो विपरीत आयनों में टूट जाते हैं, वैद्युत अपघट्य पदार्थ कहलाते हैं। हो गया जैसे चौधरी, कोई दिक्कत बच्चा? एग्जाम्पल समझ लेते हैं, तमाम एग्जाम्पल जानते हो। सबसे पहला एग्जाम्पल तुम नमक को ही जानते हो, NaCl एक्वस सोल्यूशन, एक्वस मतलब जलीय। NaCl को जैसे ही जल में घोलते हैं किसमें टूट जाता है? Na प्लस Cl माइनस में टूट जाता है जी, ठीक है ना। अगर हम बात करें सेम वैसे ही CuSO4 कॉपर सल्फेट है, इसका भी जली विलयन बनाएंगे तो भी टूट जाएगा, Cu पर 2 प्लस SO4 पर 2 माइनस में। तो देखो प्लस और किसमें टूट रहा है जी? माइनस में। तो इन सभी पदार्थों को हम क्या कहते हैं? वैद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं। देखो वैद्युत अपघट्य पदार्थ, इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोलिसिस में बड़ी थोड़ा सा अंतर है। इलेक्ट्रोलिसिस में वैद्युत अपघटन, वैद्युत अपघटन और वैद्युत अपघट्य डिफरेंस है। वैद्युत अपघटन का मतलब कि विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वह जाके टूटेगा, उसका जली विलयन बनाएंगे और जली विलयन में क्या प्रवाहित करेंगे? विद्युत धारा। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह दो विपरीत आयनों में टूटेगा, प्लस और माइनस में, तो उसको इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। यानी वैद्युत अपघटन, यानी विद्युत में क्या करना?
तोड़ना, ठीक है ना। आगे आएगा भी वैद्युत अपघटन भी आएगा, उसको भी लिखवाएंगे। हमें यहाँ पे केवल वैद्युत अपघट्य जानना था। तो वैद्युत अपघट्य किसे कहेंगे? जो जल में घुलने के बाद अपने आप ही टूट जाए दो विपरीत आयन में, प्लस और माइनस में, तो उस प्रकार के पदार्थ को वैद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं। और इसी पदार्थों का अध्ययन किया था फैराडे ने। फैराडे ने क्या किया, देखो जी, एक बीकर बना देते हैं, बीकर में 2 इलेक्ट्रोड लगाए इन्होंने, इलेक्ट्रोड लगाया, एक इलेक्ट्रोड लगाया प्लस और दूसरा इलेक्ट्रोड लगाया माइनस। माइनस का लगाया। यह जो विलयन इसमें भरा, ये जो विलयन था, ये विलयन कॉपर सल्फेट का था, मान लेते हैं CuSO4 का था। तो कंफर्म है कि जब जल में घुला होगा तो ये दो विपरीत आयन में टूटा होगा। किसमें टूटा होगा? Cu पर 2 प्लस प्लस SO4 पर 2 माइनस में टूटा होगा, टूट गया। अब इसमें विद्युत धारा उन्होंने प्रवाहित करना शुरू किया। जब विद्युत धारा प्रवाहित करना शुरू किए तब होगा क्या, जरा बता दो। इस टूटे हुए वैद्युत अपघट्य पदार्थ के विलयन में वो विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो हुआ क्या होगा? ये प्लस वाला किधर विस्थापित करेगा? माइनस की तरफ, और ये माइनस वाला किस पर जाएगा? प्लस की तरफ। ये भैया जैसे तुम हो, मेला में गए हो और तुम्हारी मनपसंद चीजें आ गई, तुम हो और तुम्हारे साथ तुम्हारा दोस्त भी गया साथ में घूमने के लिए, तो दोनों की पसंद अलग अलग है। किसी का मन कर रहा है कि नहीं हम जाकर वो क्या बोलते हैं मोमोज खाने का, और किसी का मन कर रहा है कि नहीं जाकर पानी पूरी खाने का, तो दोनों दो तरफ विभाजित हो जाएंगे। मामला समझ में आ गया? वो कहेगा कि नहीं हम ये नहीं खाते, वो कहेगा हम ये नहीं खाते, तो दोनों जाकर दोनों चीजों को अलग अलग खाएंगे। सेम वैसे ही प्लस वाला का आकर्षण कौन होगा? माइनस, और माइनस वाला किधर जाएगा? प्लस वाले पर आकर्षित होगा, जाकर चिपकेगा। तो चलो भैया लगा देते हैं, प्लस वाले की तरफ SO4 पर 2 माइनस, 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 आकर चारों तरफ से चिपक जाएगा। SO4 पर 2 माइनस आकर चारों तरफ से क्या होगा? चिपकेगा, चिपक गया। अमिता है अभी जग कर बेचारी आई, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। जगी है वैसे, भागते हुए तुरंत आ गई। रास्ते में उड़ाते तो किसी को नहीं ना आ रही है। अब माइनस वाले की तरफ कौन चला गया भैया? प्लस वाला जाके चिपक गया। अब इसी पे इन्होंने नियम दे डाला। देखो आई माइनस माइनस 2 माइनस है, ये नहीं कि माइनस वाले को भी डेट डेट समझे, थोड़ा अलग रंग से लिखोगे तो दिखाई देगा, समझ में आएगा। इसलिए हमने पहले माइनस वाला लिख दिया था। बड़हर, अरे भाई तू कटहर बना दिया, मैं बड़हर कहाँ की जरूरत है। देखो भैया हो गया ना। अब परिभाषा सुनो, ये इन्होंने ये जो नियम दिया था सन 1833 ईस्वी में, 33 ईस्वी में कहा जाएगा, फैराडे ने सन 1833 ईस्वी में वैद्युत अपघट्य पदार्थ के विलयन में व्यय, व्यय मतलब खर्च, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे कोई तो चिपकेगा ना, तो व्यय विद्युत की मात्रा, जो भी विद्युत की मात्रा खर्च हो उस विद्युत की मात्रा, और जो इस पर चिपक रहा है पदार्थ उसकी मात्रा के बीच संबंध स्थापित करते हुए 2 नियम दे डाले। जितनी विद्युत की मात्रा हम खर्च कर रहे हैं, मतलब भैया जितना तुम न्योता देने में पैसा खर्च कर रहे हो वो पैसा की मात्रा, और जितना लपेट कर खाने में, अब 100 रुपए दिए तो आदमी 100 रुपए देने में दिए सोचता है कि 100 रुपए का हम तरा भी लें, जैसे अरविंद सर जी हैं, उस 100 रुपए देंगे तो 151 रुपया का तरा देंगे, मतलब 50 रुपए एक्स्ट्रा। तो
जितना खर्च हुआ, खर्च हुए पदार्थ की मात्रा, और निक्षेपित मतलब चिपका हुआ, भैया खाए तो चिपक ही रहा है ना उनके पर, तो चिपके हुए पदार्थ की मात्रा के मध्य उन्होंने क्या किया, संबंध स्थापित करते हुए दो नियम दे डाले, एक फैराडे का प्रथम नियम और एक फैराडे का द्वितीय नियम। और पेपर में आता ही आता है, 7 सेट में से 2-3 सेट में रहता है कंफर्म है फैराडे लॉ। चलो लिखा दिया पहले इतना, देखो फैराडे ने सन 1833 ईस्वी में 33 लिखना, 35 नहीं, फैराडे का नियम। अभी फिर से बोल भाई कहां की, अभी तो फैराडे का नियम ही बोल रहे हैं। अरे अभी दिमाग में काम नहीं कर रहा है। हो गया भैया, लिखो फैराडे ने सन 1833 ईस्वी में, फैराडे ने सन 1833 ईस्वी में वैद्युत अपघट्य पदार्थ के विलयन में, फैराडे ने सन 1833 ईस्वी में वैद्युत अपघट्य पदार्थ के विलयन में, वैद्युत अपघट्य पदार्थ के विलयन में, वैद्युत अपघट्य पदार्थ के विलयन में व्यय, व्यय मतलब खर्च, व्यय विद्युत की मात्रा, व्यय विद्युत की मात्रा तथा इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित, तथा इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित, तथा इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित, निक्षेपित लिख देते हैं। बच्चा बैग आगे रख दो ना, कहां है उसको संभालने के चक्कर में पड़े हो, कभी इससे देख रहा है। इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा के मध्य, इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा के मध्य संबंध स्थापित किया, संबंध स्थापित करते हुए, ऐसे लिखना, संबंध स्थापित करते हुए, निक्षेपित पदार्थ की मात्रा के मध्य संबंध स्थापित करते हुए दो नियम प्रस्तुत किया। कितना नियम प्रस्तुत किया, 2 नियम प्रस्तुत किया। दो नियम प्रस्तुत किया। फैराडे का पहला नंबर फैराडे का प्रथम नियम, दूसरा नंबर फैराडे का द्वितीय नियम। फैराडे का पहला नंबर है फैराडे का प्रथम, ये प्रथम नियम, और दूसरा नंबर है फैराडे का द्वितीय नियम। हो गया जी, पहला हेडिंग डालो, फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडे का प्रथम नियम पहली हेडिंग, फैराडे लिखना, फ्राइडे नहीं, ठीक है बड़की दीदी, फैराडे लिखना, फ्राइडे नहीं। हो गया बच्चा, फैराडे का प्रथम नियम, हाँ फैराडे का प्रथम नियम। चलो जी देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं नियम, हम यहां पर लिख देते हैं परिभाषा। W समानुपातिक Q लिख दिया हमने। W क्या है, तो इलेक्ट्रोड पर चिपकी पदार्थ की मात्रा, Q क्या है, तो खर्च की गई आवेश की मात्रा, विद्युत की मात्रा, खर्च की गई विद्युत की मात्रा है। चलो जी फर्स्ट हम इसको डिस्क्राइब कौन करेगा, डिफाइन कौन करेगा इसको, कोई है मम्मी पापा का लाल, कोई नहीं है, रोस्तम डिफाइन कर सकते हो।
तुम लोगों में से बस खाना बनाना खाना ये तुम लोगों का बस आता है। अरे गधों, क्या दिख रहा है? कह सकते हो कि इलेक्ट्रोड पर चिपका हुआ पदार्थ की मात्रा खर्च विद्युत की मात्रा के क्या होता है? कम से कम इतना भी तो कह सकते थे। यही तो दिख रहा है ना। हमने पहले W क्या पदार्थ की मात्रा है। किसकी पदार्थ की मात्रा? हमने बता दिया चिपकी हुई पदार्थ की मात्रा यानी निक्षेपित पदार्थ की मात्रा। निक्षेपित मतलब चिपकना। ये जो छड़ है, छड़ को जो हम विद्युत अपघट्य पदार्थ के विलयन में डाले पड़े हैं दोनों छड़ों को, और ये टूटा हुआ है। CuSO4 टूट गया, Cu पर 2 प्लस प्लस SO4 पर 2 माइनस। जब टूटने के बाद जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो माइनस वाले पर कॉपर प्लस जाकर चिपक रहा है और प्लस वाले पर SO4 माइनस, क्योंकि विपरीत आयन की ही तरफ तो जाएगा ना भैया। सेम चार्ज की तरफ तो रिपल्सन होगा। प्लस वाला माइनस की तरफ जाएगा, माइनस वाला प्लस की जाएगा, चिपक गया। तो चिपकने के पीछे विद्युत धारा खर्च हो रही है, विद्युत की मात्रा खर्च हो रही है। तो जितनी भी मात्रा खर्च होगी उतना ही ज्यादा पदार्थ क्या होगा? चिपकेगा। कहने का आशय है कि हम जितना विद्युत की मात्रा खर्च करेंगे उतने ही ज्यादा पदार्थ इस पर क्या होंगे? चिपकेंगे। यही ना हुआ? अगर हम 2 खर्च करेंगे 2 एम्पियर तो यहां पे उतना चिपकेगा जी। जैसे जैसे बढ़ाते चले जाएंगे बढ़ता जाएगा, चिपकता चला जाएगा। मामला क्लियर है ना? चलो जी, अब आगे समझते हैं, परिभाषित करते हैं थोड़ा सा इसको। कहेंगे फैराडे के प्रथम नियमानुसार, परिभाषा सुनो ध्यान से। फैराडे के प्रथम नियमानुसार वैद्युत अपघट्य पदार्थ के विलयन में, वैद्युत अपघट्य पदार्थ के विलयन में इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा व्यय विद्युत की मात्रा के क्या होता है? समानुपाती होता है। और सबको पता भैया समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, नियतांक लगेगा ZQ। जहां Z क्या है? जहां Z विद्युत रासायनिक नियतांक, नियतांक लो या स्थिरांक है। नियतांक या फिर इसी को क्या कहते हैं? स्थिरांक है। जहां Z विद्युत रासायनिक स्थिरांक है। ये भैया समीकरण नंबर 1 सबको बचपन से तो बात पता है। क्या पता है सर जी? Z बराबर होता है E/F। Z बराबर क्या होता है? E/F। E क्या है? तुल्यांकी भार। जो चिपका है पदार्थ, उस पदार्थ का तुल्यांकी भार, और बटे की F क्या है? फैराडे नियतांक। और फैराडे नियतांक का मान लड़कों में से, उस 5 में से कोई बता दे कितना होता है? पीछे हमने कई बार बताया फैराडे स्थिरांक या फैराडे नियतांक का मान कितना होता है? गलत सबको बता रहा है। चलो भैया बताओ 5 में से फैराडे स्थिरांक का मान कितना होता है? शाबाश, कितना होता है? वेरी गुड। ना 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 है 96 पॉइंट भी है बीच में। हम पॉइंट भी बोल रही है। अरे गधों, शर्म करो, लड़कियां बता दे रही हैं। शर्म नहीं आ रहा तुम लोगों को? 96,500 कई बार हमने बताया है जी, है नॉस्ट के समीकरण में। और एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है? 96,485 एग्जैक्ट वैल्यू होती है, लेकिन लगभग हम कैलकुलेट करने के लिए इतना ही मान लेते हैं। यह मान किस में रख दिया जाए? समीकरण 1 में। कहेंगे समीकरण 1 में मान रखने पर रखा जाए, क्या बन जाएगा जी? W इज इक्वल टू जेड की जगह पर रखेंगे E इंटू क्यू बटे के कितना हो जाएगा? 96,500। समीकरण नंबर 2। अभी आगे एक बात और हमको पता है, जो Q होता है विद्युत की मात्रा जो होती है वो I इंटू टी के बराबर होती है। विद्युत धारा और समय के क्या होती है? बराबर गुणनफल के बराबर होती है विद्युत की मात्रा। ये फिजिक्स में पढ़ते आ रहे हो, अतः ये बात सबको पता है। और ये मान इसमें भी रखा जाएगा समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 में
मान रखने पर, अरे भैया ये विद्युत की मात्रा है, फिर बार बार रिपीट करें, आवेश नहीं है, क्यू कैपिटल क्यू है, विद्युत की मात्रा, मात्रा मतलब धारा इंटू समय, कितने एम्पीयर की धारा कितने समय तक प्रवाहित की जा रही है उसके गुणनफल की क्या होता है, यह बराबर होता है विद्युत की मात्रा। लाकर रख देंगे, क्या बन जाएगा, W इज इक्वल टू ई इंटू ई क्या बोल रहा है, ई इंटू आई इंटू टी। कई लोग टी को कैपिटल लिख देंगे, कैपिटल टी मतलब लिख देना गलती से करो, टेम्परेचर हो जाएगा, स्मॉल टी रहेगा, समय को डिनोट करेगा, और बटे की कितना जाएगा 96,500। फाइनली फार्मूला ये तैयार हो गया, समीकरण नंबर कितना 3। तो समीकरण 1 2 3 तीनों के तीनों फैराडे के प्रथम नियम के सूत्र हैं। अब सवाल जिस हिसाब से पूछेगा वैसे लगाएंगे ना, क्यू और जेड दे देगा, डब्ल्यू पूछेगा तो इस पर लगा देंगे, क्यू और ई पूछ दे देगा, डब्ल्यू पूछेगा तो इस पर लगा देंगे, सब अलग अलग दे दिया तो फिर इस पर लगाएंगे जी। मामला समझ में आ गया। तो प्रथम द्वितीय और तृतीय समीकरण ही फैराडे के प्रथम नियम के क्या है, सूत्र है। परिभाषा समझ में आई, रिपीट करके आगे बढ़ते हैं। फैराडे के प्रथम नियमानुसार वैद्युत अपघट्य पदार्थ के विलयन में इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा व्यय विद्युत की मात्रा के समानुपाती होता है। चलो लिखा जाए पहले नियम में, पहला नियम बढ़े डालो, फैराडे प्रथम नियम, फैराडे का प्रथम नियम बोला जाए। देखो फैराडे के प्रथम नियमानुसार, फैराडे के प्रथम नियमानुसार वैद्युत अपघट्य पदार्थ के विलयन में, वैद्युत अपघट्य पदार्थ के विलयन में, वैद्युत अपघट्य पदार्थ के विलयन में इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित, इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित, इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा, इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा, मात्रा व्यय, व्यय विद्युत की मात्रा के, व्यय विद्युत की मात्रा के समानुपाती होता है, व्यय विद्युत की मात्रा के समानुपाती होता है। हो गया। चलो भैया डेरिवेशन को उतारो, साइड में चित्र बना लेना कहीं, हाँ डेरिवेशन और साइड में चित्र, इसको साइड में कहीं चित्र बना लो, पूरा डेरिवेशन उतार लो। चलो भैया फटाफट करो काम, अरे हट गए दिखे ना। चलो भैया फैराडे फर्स्ट लॉ खत्म हो गया, फैराडे सेकंड लॉ, फैराडे का द्वितीय नियम। तो देखते हैं कितने लोग इसको डिफाइन कर पाते हैं। W समानुपाती E, चलो कौन करेगा डिफाइन इसको, W समानुपाती E। अगर कोई बोलता है कि दाब दिखाओ तो क्या कहते हो, E, वही वाला ही है, डिफाइन कोई कर सकता है। मान हाँ उसके तुल्यांकी भार के, जो चिपका है ना,
चलो कुछ कुछ तो दिमाग काम करा, देख देख कर समझते हैं भैया। कहा जाएगा कि किसी वैद्युत अपघट्य पदार्थ के विलयन में इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की, निक्षेपित का मतलब समझ में आ रहा है ना, चिपका हुआ, बार बार ना बताना पड़ रहा। इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा उसके तुल्य, पूरक नहीं, जो चिपका है उसी के तुल्यांकी भार के क्या होता है, समानुपाती। मतलब तुल्यांकी भार यदि बढ़िस तो मात्रा भी बढ़िस, और तुल्यांकी भार घटिस तो मात्रा भी का घटिस। क्लियर हुआ? तो भैया यहां पर भी बात वही बनेगी सर जी, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, नियतांक जेड लगेगा, और ई समीकरण नंबर 1, जहां जेड क्या है, विद्युत रासायनिक स्थिरांक है या नियतांक। ये भैया अतः यदि हम कहें यदि दो विलयन हो तो जरा बताओ, यदि दो विलयन हो तो क्या होगा। पहले विलयन में चिपके हुए पदार्थ की मात्रा कुछ अलग होगी, W1। समीकरण 1 से बनाएंगे, चिपके हुए पदार्थ की मात्रा W1 इज इक्वल टू नियतांक, तो भैया नियतांक रहेगा ना, क्या इसको Z1 करेंगे क्या, चिपकी हुई पदार्थ की मात्रा क्या हो जाएगी, E1। समीकरण नंबर क्या बन जाएगा, 2। अब बताओ जरा, ये प्रथम विलयन के लिए था, प्रथम विलयन के लिए, ठीक है। अब दूसरा विलयन हम लेते हैं, द्वितीय विलयन के लिए क्या होगा। अब दूसरे विलयन में मान लेते हैं कॉपर की जगह कुछ और आ गया मेटल, कॉपर की जगह कोई और मेटल हम ले लेते, मान लेते सोडियम आयन है। कौन सा आयन हो गया, सोडियम। तो भैया उसकी मात्रा अलग चिपकेगी ना, क्योंकि उसका तुल्यांकी भार अलग है, तुल्यांकी भार अलग तो मात्रा भी क्या होगी, अलग होगी। तो उसका हो जाएगा W2 दूसरा भार इज इक्वल टू नियतांक, तो भैया उसका भी नियतांक स्थिर ही रहेगा, लेकिन उसका तुल्यांकी भार क्या हो जाएगा, अलग। अब देखो कॉपर का तुल्यांकी भार 63.5 और सोडियम का तुल्यांकी भार हो जाएगा हमारा 31.5 और सोडियम का हो जाएगा 23। तो दोनों का अलग अलग है कि नहीं है, तो उसका तुल्यांकी भार क्या हो जाएगा, E2। समीकरण नंबर 3। पहले के लिए W1 इज इक्वल टू ZE1 और दूसरे के लिए W2 इक्वल टू ZE2 हो जाएगा। और यहां पर यह क्या बन जाएगा भैया, अतः समीकरण 2/3 से 2/3 कर देंगे, क्या हो जाएगा जरा बताना भैया। W1 बटे के W2 इज इक्वल टू ZE1 बटे के ZE2, Z से Z कट गया तो W1 बटे के क्या हो जाएगा, W2 इज इक्वल टू E1 बटे के E2 हो जाएगा। और इसका इस्तेमाल कब करेंगे, जब किसी एक पदार्थ का हमें भार, मान लेते हैं तीन चारों में से कोई 3 मान पता हो और चौथे का मान हमें पता करना हो तो निकाल सकते हैं। मान लेते हैं कि W1 W2 और E2 पता है, E1 नहीं पता, निकाल सकते हैं। और ऐसा मान सकते हैं कि W2 E1 E2 पता है तो W1 पता कर सकते हैं। मामला समझ में आ गया। इन चारों में से कोई 3 मान दिया होगा, चौथे का मान निकालना होगा, तो इस समीकरण से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। परिभाषा खुद से लिखोगे बैठकर, क्या हो जाएगी परिभाषा, किसी वैद्युत अपघट्य पदार्थ के विलयन में, से वही बात है, किसी वैद्युत अपघट्य पदार्थ के विलयन में इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती। उसी का बोलना जरूरी है, जो चिपका है उसी का, ठीक है ना। हो जाएगी परिभाषा, परिभाषा लिखकर यहां तक लिख डालो। हाँ बच्चा,